फटाफट आ जाओ, हमारी जो लास्ट चैप्टर चल रही है। ओके, कल हमारी क्लासेस नहीं हो पाई थी, कुछ वो हो गया था। स्टार्ट करते हैं हमारी जो क्लासेस है। गुड आफ्टरनून। देखो, इस चैप्टर की अगर बात करें, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, इसका उपयोग अभी हम लोग ने पढ़ा था, बायोटेक्नोलॉजी क्या होते हैं, इसके उपयोग पढ़ लेते हैं। इसका उपयोग क्या क्या चीजें होती है, कहाँ कहाँ पे इसका यूजेस हम लोग करते हैं। जितनी भी हम लोग नई चीजें बनाते हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे किस क्षेत्र में कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, उसकी बातें कर लेते हैं। तो हमारा बायोटेक्नोलॉजी का देखो एप्लीकेशन का मतलब यही होता है, इसका यूजेज कहाँ पे है, इसका उपयोग कहाँ पे है। हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रीति कल क्लास नहीं हो पाए थे और कल क्लास हमारी पूरी खत्म हो जाएगी। ये हमारी आखिरी चैप्टर चल रही है, ये हमारी आखिरी चैप्टर चल रही है और खत्म हो जाएगी कल। तो इसका हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, तो मेडिकल के क्षेत्र में, साइंटिफिक क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जेनेटिकली क्षेत्र में, उसके रूपांतरण में, ट्रांसफर में, ये सब कुछ चीजों में हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। किसका, कि उसमें मॉडिफाइड कर दे। एक तुम्हारा होता है जीएम क्रॉप्स, क्या होता है तुम्हारा, एक जीएम क्रॉप्स। ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसमें क्या करते हैं, उसके जीन में चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, कि हम लोग की जो नई आने वाली सीड वगैरह है, बीज वगैरह की बात कर सकते हैं, उसमें नई नई किस्में, उसकी उत्पादक प्रोडक्टिविटी की क्षमता जो हो, या तो उसमें बेहतर बनाने में, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत तरीके से मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे तुम ही सोच लो, एक पुरानी कोई चीज है, ठीक है, मान लो तुम्हारी साइकिल ले लिया, बाइक ले लिया, पुरानी पड़ी हुई है, और हमने क्या किया कि उसको मॉडिफाइड करके एक न्यू डिजाइन दे दिया, एक न्यू डिजाइन, मॉडर्न डिजाइन दे दिया। देखते हैं प्रीति, प्रैक्टिस वाली क्लासेस कब से कराओगे, आप देखते हैं प्रीति कब से करा सकते हैं। ओके, देखते हैं कब से आपसे क्लासेस हो सकती है, फिलहाल ये पढ़ लीजिए। तो चलिए देखते हैं, क्लास की तरफ चलते हैं। इसमें यही चीजें हैं कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में कर सकते हैं, चाहे तुम्हारा चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे तुम्हारा कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे तुम्हारे मतलब कहीं की बात करें, जेनेटिक की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, कैसे कैसे कर सकते हैं, इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। ओके, चलो, तो चैप्टर तुम्हारा यही है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम की बात करते हैं। इसमें पढ़ना क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा विज्ञान, क्या बोल रहा है कि तुम्हारा चिकित्सा विज्ञान, कृषि में अनुवांशिकता, ठीक है, अनुवांशिकता, रूपांतर, अनुवांशिक, ओके, अनुवांशिक रूपांतरित फसलें, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएम क्रॉप्स, संशोधित खाद्य, जैव, ये सब कुछ जो संशोधित खाद्य पदार्थ होते हैं, तुम्हारे जैव सुधार होते हैं, अपशिष्ट निस्तारण होते, जितने भी तुम्हारे वो चीजें होती हैं, अपशिष्ट जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में ये सब चीज का उपयोग करते हैं। ध्यान सुनना, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी होता है, जैव प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, उसका हम लोग सारे क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे हमारे फूड प्रोडक्शन की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे हम लोग जेनेटिकली की बात करें, जीएम क्रॉप्स की बात करें, ये सब चीज में हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। ओके, अब देखते हैं इसका अनुसंधान क्षेत्र क्या होता है, उसमें कैसा उपयोग करते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधान क्षेत्र में सबसे फर्स्ट की बात करें, पहले की बात करें, तो जो हमारे उन्नत जीव होते हैं, मतलब इंप्रूव्ड एनिमल्स जो होते हैं, ओके, ऑर्गेनिज्म जिसको कहा जाता है, के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक प्रदान करना। प्राय क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ओके, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत माइक्रोब्स की बात करते हैं,
ओके, सूक्ष्म जीव की बात करें, माइक्रोब्स जीव, उसके शुद्धक एंजाइम की बात करते हैं, एंजाइम। और दूसरे की जो बात करते हैं हम लोग कि उत्प्रेरक के कार्य करने के लिए, कि अगर मान लो उत्प्रेरक का मतलब यही होता है कि कोई कार्य क्या है। हाँ जी, हाँ जी सोनिया, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका क्या होता है कि उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब देखो जैसे क्या होता है समझ लो। मैंने यहां पे लिया उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, कोई जो क्रिया होती है, कोई कार्य या फिर क्रिया की मैं बात करूं, कार्य या फिर मैं क्रिया की बात करूं, इसकी जो ये काम करने की जो जिसकी दर होती है, जो इसकी समय होती है, ओके, समय की बात करते हैं, इसको क्या करे, या तो बढ़ा दे या तो ये कम कर दे। उत्प्रेरक तुम्हारा वही होता है किसी भी चीज को बनने में, किसी भी चीज को बनने में कोई कार्य क्रिया हो तो उसके समय की दर को बढ़ा दे या तो कम कर दे, इसके लिए हम लोग उत्प्रेरक का यूज करते। जैसे मान लो हम लोग कोई केमिकल का उत्पादन कर रहे हैं, मान लो सपोज दैट कि हम क्या कर रहे हैं, कोई रासायनिक क्रिया मतलब केमिकल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, केमिकल का हम लोग कोई फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये पता चला कि ये क्रिया क्या हो रही, बहुत स्लो है। क्या है ये क्रिया हमारी, बहुत स्लो है, बनने में क्या लगेंगे, 100 डेज लगेंगे। ओके, बनने में 100 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग उत्प्रेरक का यूज कर ले, क्या कर ले, इसका हम लोग यूज कर ले, तो ये जो 100 दिन में बनने थे ये तुम्हारे क्या होंगे, 10 दिन में बन जाएंगे। ओके, यही चीज क्या होगी, 10 दिन में हमको मिल जाएगी। जो हमको 100 दिन वेट करना पड़ेगा वो हमको क्या होगी, 10 दिन में मिल जाएगी। और इसका कम करने के लिए भी यूज करते कि मान लो कोई क्रिया क्या हो रही, बहुत फास्ट होती है, कोई क्रिया मान लो कोई केमिकल फॉर्मेशन हो रही है, बहुत फास्ट, बहुत स्पीड से हो रही है, तो हम सोचेंगे कि वो और धीरे धीरे बने। ओके, अगर और धीरे धीरे बनने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, उत्प्रेरक का यूज करते हैं। तो बातें क्लियर हुआ, किसी भी चीज में हम लोग उत्प्रेरक का मतलब यही होता है कि उसको क्या करना, ओके सोनिया बता देंगे, बता देंगे, पढ़ाने दीजिए, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती बता। देखो सीयूटी की बात करें, उसकी बात करें ना, तो तुम्हारे लगभग जो जेनेटिकली वाले चैप्टर है जो मैंने पढ़ा रखा है, वहां से क्वेश्चन तुम्हारे पूरे पूछे, बहुत क्वेश्चंस वहां से पूछे, और जिस जिस टॉपिक से पूछे उसको मैंने हाईलाइट भी करवा रखा है कि बताया है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ओके, और जहां से क्वेश्चन, इसमें भी तुम्हारा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो तुम्हारा जीएम क्रॉप्स की बात करें, जीएम क्रॉप्स जो होता है ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। चलो तो इसमें तुम्हारा दूसरा क्या है कि उत्प्रेरक कार्य है, तो क्या करते हैं हम लोग, अभियांत्रिकी, ओके, मतलब इंजीनियरिंग के माध्यम से उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना। तीसरे की बात करता है कि अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीकों का प्रोटीन कार्बनिक यौगिकों को शुद्ध करने के लिए भी उपयोग करते हैं। ओके, उसको क्या करते हैं, शुद्ध करने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। तीसरे की बात करते हैं तुम्हारी अनुवांशिकता, अनुवांशिकता रूपांतरित जीव, जिसको बोलते हैं तुम्हारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, जीएमओ। ये तुम्हारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जब क्या करते हैं, किन्हीं जीवों को जीनोम में किसी अन्य प्रजाति से, ध्यान सुनना, ये तुम्हारा जेनेटिकली मॉडिफाइड अनुवांशिक रूपांतरण, अनुवांशिक द्वारा क्या होता है, रूपांतरण जो होती है उसको बोलते हैं। ओके, जीएम का फुल फॉर्म वही होता है, मैंने 3 बारी बता दिया। अनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित फसल होते हैं उसे बोलते हैं जीएम क्रॉप्स। जीएमओ का मतलब ही पूरा था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीएम या जीएमओ। इसमें क्या होता है, जब किन्हीं जीवों के जीनोम में किसी अन्य प्रजाति, क्या बोल रहा है, किसी अन्य प्रजाति से अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा,
इसमें क्या करते हैं, उसके प्रक्रियात्मक मतलब उसकी क्रिया में, उसकी क्या बोला कि उसकी क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, जीन को प्रायोगिक रूप से प्रविष्ट मतलब खुद से प्रयोगशाला में, लैबोरेटरी में इसका यूज करते हैं कि हम लोग सीड वगैरह लेते हैं, उसके जीन में क्या करते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं और उससे नया प्लांट हम लोग उगाते हैं, नया चीज बनाते हैं, प्रविष्ट कराया जाता है। तब ये जीव जो होते हैं आनुवांशिकता रूपांतरित ओके जीन या पारजीनी ओके या तो पारजीनी जीव कहलाते हैं, या तो क्या होते हैं पारजीनी जीव कहलाते हैं। ओके, ट्रांसजेनिक जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म अथवा पारजीनी जीन ट्रांसजेनेसिस कहलाता है। ओके, अभी क्लियर हो गया जीएमओ क्या होता है। उसके बाद तक जब हमारे कोई बाहरी जीन की बात है, क्या बोला कि जब कोई बाहरी जीन को जो होस्ट कोशिका, ध्यान सुनना, जो होस्ट कोशिका क्या होता है, जो पहले से हमारी कोशिकाएं होती हैं। होस्ट कोशिका का मतलब जो हमारी पहले से सेल्स होती है, इसके बाद अगर मान लो ये बाहर से कोई चीज में इंजेक्ट करते तो बोलते हैं ये जो सेल होते हैं इसको हम लोग होस्ट सेल बोलते हैं। जो पहले से हमारे पास उपस्थित होते हैं ये हमारी क्या होती है, होस्ट कोशिका होती है। अगर ये बाहर से आ रहा कोई से तो इसके लिए ये जो होगी ये होस्ट कोशिका हो जाएगी। ओके, तो यही बोला कि आनुवांशिक रूप से परिवर्तित करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारजीन या फिर ट्रांसजीन कहलाता है। ओके, ट्रांसजीन कहलाता है तथा पारजीनिक जीवों के उत्पादन को हम लोग क्या बोलते हैं, पारजीनिता कहलाते हैं या फिर ट्रांसजेनेसिस कहलाते हैं। हाँ, जीन को मॉडिफाइड करते हैं, उसके जीन में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पारजीनिक पादप क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें ओके जिनमें बाहरी जीन को आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा, क्या बोला है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा प्रविष्ट कराया जाता है। ओके, तो पारजीनी पादप इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाते हैं। और पारजीनी पौधों को क्या करते हैं, उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। होस्ट का मतलब होता है जैसे मान लो हमारी सेल्स है, ठीक है, हमारी बॉडी है, कोई बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया अगर हमारे पे अटैक करे तो उसके लिए हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, होस्ट बॉडी हो जाएगी। उसके लिए हमारी बॉडी क्या होती है, होस्ट बॉडी होती है। ओके, तो पारजीनी पौधों को क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर, क्या बोल रहा है कि इसके लिए ऊतक संवर्धन या तो बोल सकते हैं टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर की बात करते हैं। और एवं आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संयोजन से प्राप्त किया जा सकता है। ओके, इसके जरिए से अगर मान लो हमको कोई ट्रांसजेनिक प्लांट चाहिए, ध्यान सुनना, अगर हमको कोई ट्रांसजेनिक या फिर पारजीनी पादप चाहिए तो ऐसे पौधों को हम लोग क्या करते हैं, कोई बाहरी जीन से हम लोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा या तो उसका टिश्यू कल्चर करके प्रयोगशाला में मतलब लेबोरेटरी में किसी टिश्यू को हम लोग उसको कल्चर करके या तो उसमें उसके जीन में परिवर्तन करके, ध्यान सुनो, मेरे कहने का मतलब है कि मान लो ये हमारी एक कोशिका है। ओके, ये हमारी क्या है, एक सेल है, एक ही सेल है। ओके, तो इसके में क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं, इसके जीन में क्या करते हैं, इसका जो डीएनए ऐसे है ना, इसमें जीन में इसके क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं, क्या करते हैं, चेंज करते हैं, या तो इसमें क्या करते हैं, कल्चर कर देते हैं। ओके, बहुत सारा इसमें यूज करके बहुत सारे मॉडिफिकेशन। ओके ओके देन सुनो, देखो ये हमारी पहले से कोशिका, ध्यान सुनो फिर से समझ लो। देखो अब तुमको पता है ये जो हमारी कोशिका होती है ना, क्या है, हमारी ये सेल है। ओके, ये हमारी क्या होती है, कोशिका होती है। तो इसमें पहले से तुमको पता है कि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें हमारे डीएनए होते हैं,
आरएनए होते हैं, ये सब कुछ होता है। इसमें तुम्हारे सारे ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ओके, सारे ऑर्गेनेल्स। अभी ये मत पूछना सारे ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सब कुछ तुम्हारे क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है। अब हमको क्या करना है कि इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, इसके डीएनए में क्या करना है। जैसे मान लो ये प्लांट का डीएनए है, ठीक है, ये प्लांट है, तुम्हारा प्लांट सेल मान लो। ओके, प्लांट सेल है। अब हम लोग सोचेंगे कि इसके जीन में हम लोग क्या करें, बीटी वाला डाल दें, ठीक है, बैसिलस थोरिजिएंसिस, जो एक क्या होती तुम्हारी सॉइल बैक्टीरिया होती। क्या होती तुम्हारी? सॉइल बैक्टीरिया होती है। ओके, क्या होती? पूरी की पूरी सॉइल बैक्टीरिया होती है। अब इसमें क्या करते हैं, प्रविष्ट कराते हैं, मतलब इंजेक्ट करा देते हैं। ओके, इंजेक्ट करा देते हैं। तब इसको हम लोग बोलते हैं, इसके अगर डीएनए को हम लोग इंजेक्ट कराते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग बाहरी जीन। ओके, बाहरी जीन इसी को बोलते हैं। जो हम लोग बाहर से कोई चीज लिया, कोई इसका डीएनए लिया और ये क्या कि इसमें डाल दिया, तब ये डालने के बाद क्या हो जाएगा, पहले वाला तो सेल बचेगा नहीं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहले वाला तो सेल बचा नहीं। तो अब इसको क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं मॉडिफिकेशन कर दिया, इसको मॉडिफाइड कर दिया कि पहले की जो कोशिका थी उसमें कुछ चीजें और डाल के उसको अलग बना दिया, उसको चेंज कर दिया। अब तुम ही सोचो ना कि एक दो पुरानी चीजें हैं, अब तुम उसको दोनों को मिला दोगे तो एक नया चीज बनेगा ना। ये बताओ, अगर तुम ही सोचो ना, एक तुम्हारा सिल्क है कुछ और, या तो मान लो तुम्हारी एक ब्लैक है एक तुम्हारा ब्लू, कुछ दो कलर लिया, ध्यान सुनना, एक तुमने क्या किया, तुम्हारा ब्लैक कलर लिया, एक व्हाइट कलर लिया, और इन दोनों को मिला दोगे तो तुम्हारा दूसरा कलर बन जाएगा ना, दूसरा नया चीज बनेगा ना। तो यही हाल इसमें भी होता है कि हमको मॉडिफिकेशन करना है उसके जीन में। तो कोई बाहर से जीन ले लिया, उसको बाहरी जीन कहते हैं। बाहर से कुछ भी लेगा उसको बाहरी बोल देंगे। और हमारी जो सेल होती है पहले वाली, इसको होस्ट बोल देते हैं, होस्ट कोशिका है। अब इन दोनों को मिला के जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको ही हम लोग बोलते हैं जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड, या तो जीएमओ बोलते हैं। क्लियर है? इसी तरह इसका कल्चर भी कराते हैं, इस तरह टिश्यू कल्चर भी कराते हैं, सेम यही प्रोसेस होता है, इसमें भी होता है। उससे टिश्यू में क्या करते हैं, कल्चर कराते हैं और बहुत सारे प्लांट उगा लेते हैं। ओके, देन आगे चलते हैं अभी। चलो, तो बोला कि टिश्यू कल्चर में अनुवांशिक अभियांत्रिकी के संयोजन से प्राप्त हम लोग कर लेते हैं उसको, दोनों के क्या होता है, जुड़ने से। संयोजन का मतलब जुड़ना। ओके, नेक्स्ट बोला कि पादप कोशिकाओं में नए जीन्स, ओके, नए जीन्स को क्या बोल रहा है, प्रविष्ट कराने के उपयोग किया जाने लगा। ध्यान सुना, क्या बोला कि जो हमारी पादप कोशिका थी, प्लांट सेल जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारा नए जीन को प्रविष्ट मतलब उसमें डाल रहे हैं, कराने का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, वाहक वेक्टर प्राय क्या होते हैं, जो वेक्टर का जो मैंने जस्ट अभी बताया तुम्हारा, ये तुम्हारे सॉइल बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, चाहे तुम्हारा बैसिलस थोरिजिएंसिस हो, तुम्हारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस हो, ओके, ये सब तुम्हारे दलहनी फसलों में मिल जाएंगी। का प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड हमको पता है ये एक प्रकार क्या होता है, तुम्हारा डीएनए ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, तुम्हारा सर्कल डीएनए होता है। क्या होता है, ये तुम्हारा ऐसे सर्कल डीएनए होता है। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड कहा जाता है इसको। ओके, टीआई का पूरा नाम जो होता है ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति में यह क्या होती है, चौड़ी पत्तियों वाली पौधों में ही ट्यूमर को प्रेरित करता है, सब में नहीं करता। जो चौड़ी पत्तियां क्यों होती है उन्हीं में करता है। और टीआई प्लाज्मिड को वाहक के रूप में मतलब वेक्टर के रूप में इसका हम लोग यूज करते हैं। करने के लिए क्या होता है, इसका पादप में हम लोग कोशिकाओं में डीएनए, उसका जो डीएनए होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं और इसकी योग्यता को बनाए रखते हुए। नेक्स्ट तुम्हारा इसके ट्यूमर, यही तुम्हारा है कि उसके गुणों को हटा देते हैं। ओके, हटा दिया। और टीआई प्लाज्मिड वह भाग है जो क्या करता है, पादप कोशिका
को डीएनए में स्थानांतरित होता है, जिसे आप लोग टी डीएनए कहलाता है। और जितने भी डीएनए होते मैं आप लोगों को लिखवाई हूँ, चाहे टी डीएनए हो, बी डीएनए, जेड डीएनए, मैंने सारे डीएनए के बारे में आपको लिखवा रखा है, पूरी एक चार्ट बना के दिया था। ओके, जब मैं स्टार्ट किया था तभी दिया था, तो इसलिए अब मत पूछना कि टी डीएनए क्या होता है, बी डीएनए, जेड डीएनए क्या होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, तो इसलिए रिवीजन किया करिए। नेक्स्ट आपकी आती है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे करते हैं। ओके, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम लोग कैसे उसको, कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग कहां तक इसका किया जा सकता है उसकी बात करते हैं। तो परंपरागत मतलब कि लगातार जो हमारी पीढ़ियों से आता जा रहा है, लगातार जो हमारी पीढ़ियों से आता जा रहा है प्रजनन तकनीकों की अगर मैं बात करूं तो विपरीत अनुवांशिक, क्या बोला, विपरीत अनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग द्वारा जो भी तुम्हारे वांछित जीन को किसी भी फसली पौधे, जो हमारी क्रॉप्स होती जो हम लोग खाते हैं, फसली पौधे का मतलब तो फसल तो तुम्हारे बहुत होते हैं, जो बहुत सारे फसल का हम लोग खाने में यूज करते हैं, बहुत सारे का नहीं करते हैं, लेकिन फसल में सभी आते हैं। तो वही बोला कि जो फसली पौधों में जो खाने वाली पौधे होती है को सुनिश्चितता, ठीक है, के साथ स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है, के साथ स्थानांतरित किया जा सकता है। ओके, अब आता तुम्हारा जीएमओ। देख लो जीएमओ, इसकी उपयोगिता क्या है वो भी सुन लो, इसका कहां पे इसका यूज किया जाता है। तो पहले की अगर मैं बात करूं तो अजैव प्रतिबलों, स्ट्रेट, जैसे बोल सकते हैं ताप, ठंड, सूखा, लवणता आदि के प्रति सह्युष्ण, टॉलरेंट की बात कर सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग ऐसे प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, क्या बोल रहा है कि हम लोग, ये मान लो तुम्हारा प्लांट, चलो मैं किसी और कलर से तुम्हारा प्लांट ही बिल्कुल बनाती हूँ। ओके, ठीक है, चलो ये जो हो गया तुम्हारा प्लांट हो गया, ध्यान सुनना, ये तुम्हारा क्या हो गया, प्लांट हो गया। एक तुम्हारा ये क्या है, प्लांट है। और हम लोग क्या किए, इसमें क्या किया, हम लोग जीएमओ का यूज किए, क्या किए, इसका यूज किए, जीएमओ का, जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसके जीन में चेंजेस किए। तो हम लोग इस प्लांट को इस तरीके से बना देते हैं कि अगर चाहे तुम्हारा ठंड पड़े, चाहे बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाए, चाहे बहुत ज्यादा तुम्हारा बरसात हो, मतलब वर्षा हो, कुछ भी हो, इट इशी, ओके, हम लोग इस तरह से इसको मॉडिफिकेशन कर दे कि कुछ भी हो, इस प्लांट में कोई भी फर्क नहीं पड़े। ओके, इस प्लांट पे कोई भी क्या करे, इफेक्ट ना पड़े, इफेक्ट या फिर इसको प्रभावित ना करे। बहुत जगह देखा भी होगा कि हमारी जो बरसात होती है तो पूरी खेत क्या होती है, तहस नहस हो जाती है। पूरी बरसात होती है तो हमारी जो खेती होती है पूरी तहस नहस हो जाती है, खेतों में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो भी खराब हो जाती है। चाहे बहुत ज्यादा तुम्हारे कीट पतंगे लग जाते हैं, ठीक है, कीट लग जाते हैं, कीट पतंगे लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो भी क्या होते हैं, हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं। या तो क्या होती है, फूल लिया और ये क्या हुआ कि कीड़े मकोड़े क्या हुए, लग गए और क्या किया, इसको खराब कर दिया। तो इन सब से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्लांट का उसके डीएनए में ऐसे चेंजेस करते हैं कि ये सब कुछ भी हो तो भी पर इससे कोई फर्क ना पड़े और हमारा प्रोडक्टिविटी जो हो, हमारा जो उत्पादन की बात करें, ओके, प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, ये क्या हो, बेस्ट हो, ये इसकी कमी ना हो। तो इसलिए जीएमओ प्लांट पे बहुत ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं। और तुम्हारी इस बार सरकार ने भी जो तुम्हारा मस्टर्ड है, मतलब सरसों पे, उन्हें जीएमओ पे क्या क्या अलाउ कर दिया कि हाँ जीएमओ इंडिया में भी, क्योंकि हम लोग बाहर से जो जितनी भी तुम्हारे फॉरेन कंट्री से हम लोग सामान मंगाते हैं, इंडिया सरकार जो तुम्हारी मंगाती गवर्नमेंट, वो सब कुछ सब सारे फॉरेन कंट्री में तुम्हारे
जीएमओ अलाउ है, ओके, सारे क्रॉप्स पे। कनाडा वगैरह में तो सारी सब्जियों पे भी अलाउ है कि वहां पे जेनेटिकली मॉडिफाई, मतलब बहुत बड़े बड़े साइज का, तुमने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि इसकी सब्जियां क्या बहुत बड़ी होगी, इतने टन का ये सब्जी हुआ, ये हुआ, एक एक फल की मैं बात कर रही हूँ, ओके। ये सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल होता है? इसकी वजह से पॉसिबल होता है कि उसके जीन में हम लोग चेंजेस करते हैं। जापान वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। तो अभी ये ध्यान सुनना, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम लोग जो जीएमओ का यूज करते हैं सबसे बचाने के लिए, इसकी प्रोडक्शन की मात्रा को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। अभी आते हैं टॉपिक पे। तो यही बोला कि इसके लिए क्या हो, शह्यूर्स मतलब टॉलरेंट हो जाए। और दूसरे की बात कर रहा है कि ये जो दूसरा पॉइंट है, ओके, दूसरे की पॉइंट की बात करके पीड़क प्रतिरोधी, जब मैंने अभी बताया कि उसको कीट पतंगे न खाते हो, क्या हो, कीट पतंगे क्या हो, इसके कारण रासायनिक पीड़क नाशियों पर निर्भरता क्या हो, कम हो जाए, ओके, क्या हो, कम हो जाती है। और पादपों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में क्या होती है, वृद्धि तथा रहती है। और खाद्य की बात करें, पदार्थों में पोषण, ओके, पोषणिक क्षमता में वृद्धि होती है, उसकी जो प्रोडक्शन की मात्रा है ये सब में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है, ओके। अब आते हैं पीड़क प्रतिरोधी फसलें क्या होती है। तो इसके बारे में मैंने पहले से बताया है, बैसिलस थुरिजिएंसिस, बीटी जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है, जीवाणु जो जीव विष से उत्पन्न होता है, और तुम्हारी जैव प्रौद्योगिकी में इसका द्वारा बीटी जीन को फसलीय पादपों में हम लोग डाल देते हैं, मतलब स्थानांतरित करके पीड़क प्रतिरोधी प्रजातियों का उत्पादन करते हैं। जो सब सेम वही होता है इसका भी यूज, कि हम लोग इसका यूज इसीलिए करते हैं कि हमारी जो फसल हो उसकी काफी अच्छी मात्रा हो, उसमें क्या हो, कोई कीट पतंगे ना लगे, उसकी प्रोडक्शन के, देखो कोई भी फसल है अगर फूल फल ले लिया बढ़िया सा, फूल ले लिया बढ़िया सा, तो उसमें कीट पतंगे नहीं लगी तो ऑलरेडी उसकी प्रोडक्शन अच्छा होगी, क्योंकि आधा से ज्यादा तो फूल जो लेते हैं वो गिर जाने के कारण हो जाते हैं, कम फसल होता है। तो ये सब क्या होता है, इसके कारण होते हैं, बहुत सारा कारण होता है। और इसे बहुत सारी चीजें, तुमको ये चीज ध्यान रखना कि हम लोग जो इसमें जो एग्जांपल है कि हम लोग कब क्या क्या उत्पादन कर चुके, बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी बैगन, बीटी धान, बीटी टमाटर, बीटी आलू, बीटी सोयाबीन, ये बहुत सारी चीजों का उत्पादन हो चुका है। यही तो नहीं पता ना राजा, राजा यही तो साइड इफेक्ट नहीं पता, इसलिए तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारे इंडिया गवर्नमेंट ने इसके अलाउ नहीं किया, क्योंकि आज तक अभी इसका साइड इफेक्ट नहीं पता चला कि इसका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, आगे चल के जनरेशन में क्या क्या इसका हानि हो सकता है। इसीलिए इसका अलाउ सरकार ने नहीं किया है, क्योंकि इसका पता नहीं चला अभी तक ना, अभी तक इस पे रिसर्च हो रहा है, इसीलिए तुम्हारा इंडिया गवर्नमेंट ने नहीं अलाउ किया है। सिर्फ अभी मस्टर्ड पे अलाउ हुआ, अभी तुम्हारा हुआ है, हमको लगता है 8-9 महीने हुआ है इस न्यूज को, क्योंकि अभी वो भी पूरी तरह से अलाउ नहीं है, ओके। तो इसका साइड इफेक्ट अभी पता नहीं है ना, इसलिए तो अभी गवर्नमेंट ने, तुम्हारी इंडिया में तुम्हारी कोई भी नहीं है, तुम्हारे जापान, कनाडा वगैरह में, अमेरिका में सब बहुत ज्यादा तेजी से है। तुमने न्यूज वगैरह देखोगे ना तो वहां पे हम लोग से इतने बड़े बड़े लौकी होते हैं, पूरी 5-5, 6-6 फीट की ऐसे ऐसे लौकियां वहां पे होती है, 4 फीट 3 फीट ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी लौकी होती है वहां पे। जितने भी पंपकिंस वगैरह होते हैं, कुकम्बर वगैरह की साइज देख लो, वो सब कुछ की साइज काफी इंक्रीज होती है, जितने जैसे चाहे वैसे बनाते हैं उन लोग, तो उसी में होता है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ओके, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आते हैं टॉपिक पे, टाइम बचेगा तो करेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चंस करते हैं, ओके। क्वेश्चन का आंसर देना, अभी क्वेश्चंस 10-15 करते हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर देना अभी, बीटी जीव विष जीन को बैक्टीरिया से क्लोन किया गया तथा पौधों में, ओके, पौधों में अभिव्यक्त करवाया गया, जो कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है और इसके लिए कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के पौधों के उदाहरण क्या हैं बताना, कपास और मक्का, चावल और आलू, टमाटर, सोयाबीन, उपयुक्त सभी। अभी मैंने बताया था, फटाफट बता दो, अभी मैंने बताया था, फटाफट आंसर दे दो इसका। आंसर देना इसका,
रंजय का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करेक्ट, ओके, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जस्ट मैंने अभी इसको पढ़ाया है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा है, इसको देखो कथन वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना। मैं तुम्हारे प्रैक्टिस शीट में कथन वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा देने वाली हूँ। सबका, राजा का, लकी का, गुंजन का, रंजय का, सबका करेक्ट आंसर है। ओके, ध्यान सुनना, कथन वाले क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा आते हैं तुम्हारे, 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारे कथन वाला आता है, टाइम वेस्टिंग होता है। देखना ध्यान से, बीटी कपास में बीटी यह दर्शाता, ध्यान सुना, यह दर्शाता है कि वह अनुवांशिकता रूपांतरित फसल है जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न होती है। बिल्कुल करेक्ट। दूसरा तुम्हारा एंटीकोगुलेट हिरुडीन का उत्पादन ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस के बीजों से होता है। तीसरा तुम्हारा फ्लेवर सेवर, ओके, तुम्हारा ये तुम्हारा फ्लेवर सेवर पार्जिनी टमाटर है, करेक्ट है। समांतर टमाटर किस किस्म की अधिक लंबे समय तक ताजे रहते हैं? ओके, पढ़ लिया। चौथा तुम्हारा है गोल्डन राइस और राइजा सटाइवा की ट्रांसजेनिक किस्म है जो बीटा को, ठीक है, बीटा कैरोटीन में से परिपूर्ण होती है और रतौंधी को होने से रोकती है। रतौंधी को होने से रोकती है। बताना इसका आंसर, केवल फर्स्ट और तुम्हारा यहाँ पे सेकंड कर लेना। ओके, सेकंड थर्ड या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका आंसर बताना। पढ़ेगा गलत, ध्यान सुनना, इसमें तुमको करना क्या है, इसमें गलत विकल्प को चुनना है। ओके, गलत विकल्प को। तो बीटी कपास में बीटी यह दर्शाता है कि आनुवांशिक रूपांतरित फसल है और जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न होती है। ये तुम्हारा क्या है, जेनेटिक वाली चेंजेस है? नहीं है ना, नहीं है ना, क्योंकि ये तुम्हारा बीटी क्या है, तुम्हारा बात करते हैं तुम्हारा एक बैक्टीरिया है, लेकिन वो जेनेटिक मॉडिफाइड नहीं है, उसके जीन में चेंजेस नहीं करते हैं, बल्कि उसमें वायरस को इंजेक्ट करते हैं, अरे सॉरी, बैक्टीरिया को उसमें डालते हैं। तो इसका यही वाला आंसर हो जाएगा। ओके, पहला वाला, केवल 1, क्योंकि गलत विकल्प पूछा है। क्योंकि जो तुम्हारा बीटी होता है तुम्हारा बैक्टीरिया होता है जो उसमें डालते हैं, ना कि उसमें मॉडिफाइड करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से, नहीं राजेश्वरी, सी नहीं होगा यार, क्योंकि इसमें ध्यान सुनना, इसमें गलत ऑप्शन पूछा है, गलत। तो पूछा है कि बीटी कपास में बीटी यह दर्शाता है कि आनुवांशिक रूपांतरित है, नहीं ना, हम लोग उसके जीन में चेंजेस नहीं करते हैं, बल्कि उसमें हम लोग बैक्टीरिया को डाल देते हैं। ओके, बैक्टीरिया को डाल देते हैं, तो उसका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। रुचि का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट तुम्हारा है, निम्न में से कौन से खतरे आनुवांशिक रूपांतरित भोजन से संबंधित है? मानव में विषालुता, मानव में एलर्जी क्रिया, ठीक है, आहार नाल में उपस्थित, आहार नाल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों में प्रतिजैविक प्रतिरोधकता, उपयुक्त सभी। इसका बताना पूछा है तुम्हारा, निम्न में से कौन से खतरे आनुवांशिक रूपांतर भोजन से संबंधित है? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न तुम्हारा, टमाटर की फ्लेवर सेवर, ओके, नामक किस्म जो टमाटर की सामान्य किस्म की तुलना में अधिक लंबे समय तक ताजा रहती है, क्योंकि एंजाइम पॉलीग्लिट, ठीक है, ग्लैटूयूरेनस अधिक मात्रा में होता है, एंजाइम ग्लैक्टूरेनस कम मात्रा में होता है, यह पीड़क प्रतिरोधी किस्म होती है और विटामिन ए से परिपूर्ण और रतौंधी को होने से रोकती है, होने से रोकती है। बताना, कोई बात नहीं राजेश्वरी, लेकिन एग्जाम पढ़ के देना।
इसका आंसर बताना। इसका क्या हो जाएगा? तो ये तुम्हारा इसका बी वाला आंसर है, एंजाइम पॉलीग्लैक्टोयूरेनस को कम मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, निम्न में से कौन से जीन्स को कपास में कपास गोलक सलभ कृषि मतलब बॉल वर्म, ओके, वर्म से सुरक्षा के लिए प्रविष्ट कराया जाता है? इसका आंसर बताना। क्राई एसी और क्राई एबी, बीटीएसी और बीटीएबी, क्राई एसी और क्राई सेकेंड एबी, या फिर निफ जीन्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी। अगला तुम्हारा ट्रांसजिन विधि द्वारा विकसित स्वर्ण चावल मतलब गोल्डन राइस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? से परिपूर्ण होता है। लाइसिन की उच्च मात्रा से, मिथाइनिन की उच्च मात्रा से, ग्लूटेनिन की उच्च मात्रा से, विटामिन ए की उच्च मात्रा से। इसका आंसर देना। तो ये होता है तुम्हारा विटामिन ए की उच्च मात्रा से, ओके। इसमें जो गोल्डन राइस होती है इसमें क्या होती है? विटामिन ए की उच्च मात्रा अधिक होती है, विटामिन ए पाया जाता है उसमें। अगला प्रश्न तुम्हारा, कृषि रसायन पर आधारित कृषि में शामिल है एपीकल्चर, आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें, आरएनए अंतरक्षेप, उपयुक्त सभी। आधारित कृषि में शामिल क्या है इसमें बताना। इसका हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे एक और ऑप्शंस लिख लो, यहाँ पे ना एक और ऑप्शंस लिख लो। उर्वरक और कीटनाशक। अब आंसर देना, अभी आंसर दो, ओके। कृषि रसायन आधारित कृषि में शामिल एपीकल्चर, आनुवांशिक रूपांतरित फसलें, आरएनए अंतरक्षेप, उपयुक्त सभी, या फिर उर्वरक और कीटनाशक। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा उर्वरक, ओके, ये वाला उर्वरक और कीटनाशक। हाँ राजेश्वरी बिल्कुल सही है, राजेश्वरी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, स्वर्ण धान मतलब गोल्डन राइस उपस्थिति के कारण पीले रंग का होता है, किसकी? राइबोफ्लेविन, बीटा कैरोटीन, कैरोटीन, विटामिन बी1, या फिर जटिल आनुवांशिक पदार्थ। इसका हो जाएगा तुम्हारा बीटा कैरोटीन, ओके। अगला तुम्हारा कि BT20 जीन की अभिव्यक्ति पौधों में निगमन होगा वहां पे, ठीक है। निम्न के विरुद्ध निम्न के विरुद्ध प्रतिरोधकता उत्पन्न कर, ठीक है, करने के लिए होती है। क्या होती बताओ? लेपिडोप्टेरॉन को और फंजाई, जंतु और बैक्टीरिया और फंजाई, कोलिप्ट्रॉन और डिप्ट्रॉन, या फिर लैपिडोप्टेरॉन।
इसका आंसर बताना। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा हो जाएगा इसका बताना। किसका हो जाएगा तुम्हारा चौथा और पांचवा। ओके, ये चौथा मतलब केल्ट्रॉन और डिप्टेरॉन, और तुम्हारा क्या हो जाएगा लेप्टोडॉप्टेरॉन। ये चौथा और पांचवा हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर, ये भी ये भी। ओके, अगला नेक्स्ट तुम्हारा है आरएनए अंतःक्षय प्रक्रिया का उपयोग तंबाकू के पौधों के निम्न में से प्रतिरोधकता बनाने में होती है, किसका? बासिलस thuringiensis, मेलोइडोगाइनम इको इग्नोटा। ओके, मक्खियां और मच्छर, ए और बी दोनों बताना। बैसिलस thuringiensis, मेलेइडोगाइन या फिर इनकॉग्निटा, मक्खियां और मच्छर, या फिर ए और बी दोनों। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कल की क्लास में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये वाली क्वेश्चन आज लास्ट है। इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा मेलोइडोगाइन। ओके, इनकॉग्निटा। ओके, नहीं 10 का डी नहीं होगा, आई थिंक नहीं होगा। ओके, आई थिंक राजेश्वरी तुम्हारा बी होगा। प्रतिरोधक की बात कर रहा है, प्रतिरोधक बनाने हेतु तो किया जाता है, उसमें मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रहा है। करो। बीटी मक्का को मक्का छेदक रोग से निम्न जीन में के प्रवेश द्वारा प्रतिरोधी बनाया जाता है, किसमें? क्राई ए बी, क्राई सेकंड ए बी, एएमपीआर या फिर टीआरपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्राई ए बी। ओके, फर्स्ट ए बी। फटाफट कर लो फिर, बीटीजी 20 होते हैं। ठीक है, आज की क्लास ए में फिर एंड करते हैं ना, इसका आंसर दे दो फिर एंड करते हैं। याद नहीं है मुझे, अब मोबाइल में मेरे नहीं रखती हूँ मैं, हैक हो जाएगा मेरा मोबाइल, या मैं रख के भी क्या करूंगी। चलो इसका क्लास ए एंड करते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा अंतःकोशिक क्रिस्टलाइन प्रोटीन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून। आज हमारी और आपकी ये आखिरी क्लास होगी। ओके, आज हमारी और आपकी ये क्या होगी? आखिरी क्लास बिल्कुल होगी। इसके बाद से आपकी सारी क्वेश्चंस वगैरह, प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको दिए जाएंगे, बट ये आपकी आज आखिरी क्लास है हमारे साथ। ओके, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर जो हमारे चल रहे हैं ना, आज ये कंप्लीट हो जाएंगे, टोटली कंप्लीट। ओके, वॉइस आ रही है आप लोगों को? ये बताओ पहले एक बारी। वॉइस तो आ रही प्रॉपर? ओके, गुड आफ्टरनून। तो ये क्या हो जाएगा? लेक्चर नंबर 2 आज हो जाएगा। चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसको नहीं पता है किसकी क्लास वगैरह है तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे प्रॉपर मस्त एकदम। ठीक है, बायोलॉजी विद सौम्य, बाय सौम्य। ओके, कोई भी आए ये ना पूछे कि किसकी क्लास है, कौन ले रहा है, आपका नाम क्या है। और जिसको भी कुछ भी पूछना वगैरह है वो बिल्कुल पूछ लेगा, क्योंकि आपकी क्लास बिल्कुल टाइमिंग से स्टार्ट है। नहीं, हमारी जगह कोई और करवाएगा। ओके, जय प्रौद्योगिकी में उसको उपयोग।
ओके, देन नाउ स्टार्ट। 1 मिनट। कल हम लोग ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। ओके, बहुत सारी चीजें हम लोग ने कल पढ़ ली थी। चलो यहीं से पढ़ते हैं। हमारा बीटी जीव क्या होता है, जिस जीन द्वारा क्या कहता है, कूटबद्ध होते हैं, और इसे हम लोग क्राई कहते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया था कि बीटी फसल में कहाँ क्राई जीन होते हैं, कहाँ पे आपका सिंगल सेल प्रोटीन होता है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। ओके, और आरएनए की अगर मैं बात करूं, इसमें अंतरछेद की मैं बात करूं, आरएनए की बात करूं, इसमें अंतरछेद की बात करूं, ये सब हो चुका था आपका। ठीक है, कल की क्लास में ये भी हो चुका था। फिर भी वे सुन लो। तो इसमें क्या करते हैं, जैविक प्रक्रिया जिसमें जो हमारे आरएनए अणु, ध्यान सुनो, जो आरएनए अंतरछेद की मैं बात करूं तो एक ऐसी जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें जो हमारे आरएनए अणु होते हैं, क्या होते हैं, जिसमें ये आरएनए अणु होते हैं, और इसमें विशिष्ट, क्या बोल रहे हैं कि उसमें हमारे विशिष्ट अणुओं को निष्क्रिय कर कर जीन को अभिव्यक्ति, जो उसकी क्रिया होती है, उसकी जो क्रिया वगैरह होती है, वो क्या करते हैं, रोक देते हैं। ध्यान सुनना, जो इसमें निष्क्रिय जीन की जो क्रिया होती है, इसको ये क्या करते हैं, बिल्कुल रोक देते हैं, और इस जीन द्वारा जो बनी हमारी प्रोटीन को भी क्या करते हैं, हम लोग क्राई नाम दे देते हैं। इससे जो प्रोटीन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राई दे देते हैं। अभी मैं जो करवा रही हूँ वो तो कर लो ना, अभी जो मैं करवा रही हूँ वो कर लो, बाकी बातें बाद में कर लेना, क्योंकि अभी फोकस इस पे कर लीजिए आप लोग। अभी फोकस इस पे रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, अरे पहले पढ़ लो, भाग रहे तुम लोग तो, गजब हद मचा कर रखते हो। पहले पढ़ लो। अरे पढ़ाई जाएगा, क्लासेस चलेगी भाई, मेरे क्लासेस चलेगी, तुम लोग टेंशन मत लो। ध्यान सुनना, अगर मैं बात करूं विभिन्न, ओके, मैं बात करूं विभिन्न जो सूत्रकृमि होते हैं, निमेटोड की बात करूं, तो ये मानव सहित क्या होते हैं, जंतुओं व पौधों पर भी क्या होते हैं, परजीवी पैरासाइट के रूप में होते हैं। ध्यान सुना, बहुत सारे ऐसे निमेटोड होते हैं। अरे भाई क्लासेस चलेगी, तुम लोग ठीक है, क्लासेस चलेगी, टेंशन मत लो। ध्यान सुनो, इसमें क्या होता है, तुम्हारे बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं, ये सब कुछ होते हैं। तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं ना, अब 21 से 30 तारीख के बीच में एग्जाम हो जाएगा। तुम्हारे कितने दिन बाकी हैं, 10 दिन बाकी हैं यार। तुम्हारे आज ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगी, तो प्रैक्टिस वनली करो, क्वेश्चंस लगाओ, जितने भी क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं पूरे पूरे रट्टा मार लो अच्छे तरीके से, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस बनाए बहुत ज्यादा हाईली क्वालिटी के बनाए कि तुमको थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छे से पढ़ के जाओगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन पढ़ के जाओगे तब। ध्यान सुनना, जो हमारे पैरासाइट होते हैं परजीवी, क्योंकि हमारे बॉडी में जैसे जीव, हमारे बाल में, हमारे हेड में जू रहते हैं ना पैरासाइट के रूप में, जो हमारे ऊपर डिपेंड रहते हैं, उससे हमको कोई लाभ नहीं होता, कोई हानि नहीं होता, लेकिन फिर भी पे हमारे बॉडी पे क्या होते हैं, पैरासाइट के रूप में बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ऐसे ही वो क्या होते हैं, जंतुओं और एनिमल्स दोनों पे प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, जंतुओं और पौधों पर परजीवी होते हैं, और एक क्या होते हैं, जो सूत्रकृमि होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है, मिल्वा डेगाइन। क्या बोलते हैं, मिल्वा डेगाइन, इग्नोशिया, क्या बोलते हैं, इग्नोशिया। और ये जो होते तुम्हारे तंबाकू के पौधों की जड़ों में, उसके जो रूट्स होते हैं। आकांक्षा आपको पता नहीं है, कुछ देर बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे यार, क्योंकि आपका यूजी का है, पीजी का भी आने वाला है। पीजी का आपका क्या है, आपका 1 से 10 से 11 तक के बीच में उसके भी एग्जाम होंगे जून में। ओके, उसके भी एग्जाम्स होंगे, तो उसके पहले यूजी के हो जाएंगे, आप लोगों के एग्जाम्स हो जाएंगे।
आप अपना जब फॉर्म भरा हुआ तो उसमें लिखा था ना 21 से लेके 30 के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे मई में, तो 5-6 दिन जो भी है आपका है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा सेंटर्स वगैरह। तो ध्यान सुनना, ये जो होते हैं ये आपके तंबाकू की जो पौधों के रूट्स होते हैं, उसकी जो जड़ें होती हैं, उसको ये क्या करते हैं, संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है। क्या करता है, उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है। अभी आकांक्षा पढ़ लीजिए, बता देंगे आपको। और उपरोक्त संक्रमण जो उस पे होता है उसको हम लोग रोकने के लिए एक नवीन योजना को स्वीकार किया गया है, जो क्या होता है, आरएनए अंतरक्षेप। ध्यान सुनना, जो क्या होता है हमारा आरएनए अंतरक्षेप, जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस या फिर आरएनए आई। ध्यान सुनना, जो हमारा आरएनए आई होता है ना, आरएनए आई, इसका आई का मतलब होता है इंटरफेरेंस। ओके, राइबोन्यूक्लिक एसिड इंटरफेरेंस, ये पूरा फुल नाम होता है। आरएनए आई का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड इंटरफेरेंस। ओके, उसके बाद बोला कि जो तुम्हारा जोक होता है, मतलब लीच की बात कर रहा है, मैं ऊपर से जो प्रोटीन यहाँ पे होती, कौन सी होती, ह्यूरिडीन होता है, जो क्या करता है, रक्त मतलब ब्लड को स्कंद को रक्त करती है। स्कंद को क्या करती है, रोकती है। ओके, रोकती है। और इसके जीन को क्या करता है, रासायनिक रूप से संश्लेषित करके क्या करता है, ब्रेशिका नेपस में प्रविष्ट करते हैं। ब्रेशिका की अगर मैं बात करूं, तुम्हारी दलहनी होती, क्या होती है, दलहनी फसलें होती है में प्रविष्ट, जिसमें से तुम्हारे ब्रेशिका कंपोस्टर का मैं बात करूं, सरसों से वगैरह होते हैं जो तुम्हारी होती है, जिसमें से ऑयल्स निकलते हैं, कराएगा। और ब्रेशिका नेपस के बीजों में क्या हुआ, हीरोडीन पाया गया, जिसे निष्कर्षित और परिशोधित भी किया जा सकता है, उसे उसको निकाल सकते हैं, उसमें संशोधित भी किया जा सकता है। अगला तुम्हारा फ्लेवर सेवर, ये तुम्हारी किसकी है, टमाटर की है। जो फ्लेवर सेवर ये तुम्हारी किसकी है, टमाटर। ओके, बाजार में आने वाली टमाटर की सबसे पहली पारचीनी है। ध्यान सुनना, पारचीनी मतलब बनाया गया है, सबसे पहली किस्म थी, जिसमें क्या हुआ है, पॉलीग्लैक्टू यूरेनेज एंजाइम उत्पन्न करने वाले जीन को निष्क्रियण किया गया, मतलब उसमें डाला गया और एंजाइम की अनुपलब्धता, ठीक है, अनुपलब्धता अत्यधिक परिपक्व हुई। सबका मतलब तुम्हारा इतना ही जो मैंने जोक का बताया, और तुम्हारा ये टमाटर का जो मैं बता दी फ्लेवर सेवर, ये ऐसी एक प्रजाति होती जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चेंजेस करके उसको और अधिक तरोताजा किया जाता है, कि बहुत जल्दी क्या हो, खत्म ना हो। हाँ हाँ आकांक्षा, मैं लास्ट में बता दूंगी आपको, उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं बता दूंगी लास्ट में। तो फ्लेवर सेवर का मतलब ये क्यों आया गया, पारजीनी टमाटर है, मतलब बनाया गया, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो ऐसा टमाटर होता है, जो नॉर्मल टमाटर होते हैं वो क्या होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उसकी स्किन क्या होती है, बहुत जल्दी लूज हो जाती है। लेकिन जो ये बनाया गया टमाटर, इसकी जो लेयर थी बाहरी, वो क्या था, बहुत मतलब थोड़ा मोटा था, कि बहुत जल्दी क्या हो, खराब ना हो, हम लोग कुछ टाइम तक इसको प्रिजर्व करके अंदर रख सके, कि हम लोग कुछ टाइम तक अगर रखेंगे तो ये क्या होगा, देखने में भी बहुत ताजा लगेगा, लूज नहीं लगेगा कि बहुत दिन तक है, ऐसा कुछ नहीं उसमें नहीं लगेगा। ओके, और इसके बाद क्या, ओवर रिपेयरिंग को रोकती है, क्योंकि यह एंजाइम कोशिका भित्ति के विघटन के लिए क्या होता है, ये आवश्यक होता है। क्या होता है, ये आवश्यक होता है। हाँ, स्टोर वाला। और इसके बाद तुम्हारा गोल्डन राइस का क्या होता है, गोल्डन राइस, सुनहरी चावल जिसको बोलते हैं। और ये क्या था, चावल जिसको मैंने कल बताया भी था, जब मैं क्वेश्चंस कराते उसमें, ओराइजा सेटाइवा की पारजीनी किस्म होती, क्या होती है, तुम्हारी पारजीनी किस्म होती है, जिसमें बीटा कैरोटीन, इसको बोलते हैं प्रो विटामिन ए, या तो विटामिन ए की अक्रिय अवस्था की अच्छी मात्रा उपलब्ध होती है। देखो गोल्डन राइस हम लोग खाते तो क्या होता है, अगर गोल्डन राइस खा रहे तो उसमें से हम लोग क्या हो, विटामिन की भी मात्रा हमको भरपूर मात्रा मिलती है। ओके, विटामिन भी क्या होता है, उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में वहां पे स्टोर रहता है।
अगला तुम्हारा है मूल्यवर्धित उत्पादों में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। जैसे तुम्हारा क्या होता है, आहार पूरकों की बात करते हैं, औषधियों की बात करते हैं, ईंधन की बात करते हैं, आदि का उत्पादन पार्जिनी फसलों या तो उसको बोलते हैं आणविक खेती का प्रयोग करके किया गया है। क्या किया गया? आणविक खेती का प्रयोग करके उसको किया गया है। ओके, जिसमें नेक्स्ट हमारा आता है चिकित्सा के में जैव प्रौद्योगिकी। ओके, प्रौद्योगिकी का उपयोग और पुनर्योजित डीएनए द्वारा क्या हुआ, कैसे इसका उपयोग करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं, तुम्हारा पुनर्योजित डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न लगभग 30 औषधियों का उत्पादन पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है। क्या है, पूरे वर्ल्ड में ये किया जा रहा है। और भारतवर्ष की, तुम्हारे इंडिया की बात करें तो 12 औषधियों को क्या किया गया, विपणन मतलब उत्पन्न हो रहा है, जिसे हम लोग आनुवंशिकता निर्मित इंसुलिन कहते हैं। इन सबका मतलब तुम्हारा एक ही होता है वो नहीं होता है, सुनहरा चावल भुजिया कहते हैं गांव की भाषा, वो नहीं होता है राजेश, वो नहीं होता है। और तुम्हारी जो बासमती तो चावल को बॉयल कर देते हैं ना, जब वो कच्चा रहता है तभी उसको क्या करते हैं, बॉयल कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं ना जिससे जो चावल से लाई बनता है, वो वाली बात कर रहे हो ना, उसकी हम बात नहीं कर रहे, ये तुम्हारा अलग होता है। डाल के गूगल देख लियो एक बारी। ओके, मैं अभी दिखाऊंगी तो टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। चलो अगला तुम्हारा सन 1921 की बात करते हैं। बैटिंग, ये तुम्हारे वैज्ञानिक का नाम है बैटसन मैकलियार्ड के साथ कुत्तों की, ध्यान सुना, जो डॉग होते हैं कि अग्नाशयी दीपिकाओं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पैंक्रियाटिक इंसलेंट, क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक इस्लेट्स से इंसुलिन को क्या किया गया, शुद्ध निष्कर्ष होता है उसको निकाला गया, उसे तैयार किया और करने में सफलता पाई कि उन्होंने दर्शाया कि जो इंसुलिन के द्वारा मानव में मधुमेह रोग, शुगर की बीमारी, जिसको डायबिटीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायबिटीज, या तो शुगर का बीमारी या तो उसको बोलते हैं हम लोग मधुमेह रोग को ठीक किया जा सकता है। और बाद में जो हमारे मधुमेह होती है, ओके, चिकित्सा के लिए प्रयुक्त इंसुलिन को काटेगा। ध्यान सुना, ये जो हमारा तुम्हारे डॉग से, कुत्ते से हम लोग जो उसके पैंक्रियाटिक से निकाले, हम लोग वहां से एंजाइम इंसुलिन निकाले, और जो हमारा डायबिटीज के पेशेंट थे, डायबिटीज के रोगी थे, देखो इंसुलिन एक्चुअली होता क्या तुम्हारा, तो इसको बता देती कि जो भी तुम्हारा मधुमेह के रोगी होते हैं ना, उनके में इंसुलिन कमी हो जाती है, उसमें तुम्हारी शुगर की मात्रा क्या होती है, उसकी लेवल बढ़ जाती है, और इंसुलिन क्या करती है, उसको कंट्रोल जो करती है कि बॉडी में तुम्हारे इस शुगर की मात्रा को कंट्रोल करे बहुत ज्यादा। क्यों, ध्यान सुनना, तुम्हारे बॉडी में या फिर किसी के बॉडी में किसी भी चीज की अगर मात्रा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए या तो कम हो जाए, दोनों टाइप पे दिक्कत होते हैं, दोनों चीज पे दिक्कत होते हैं। तो हमारे बॉडी में जो तुम्हारी शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है वो इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। तो जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो जो जाते हैं मेडिसिन लेने वो क्या करते हैं, इंसुलिन की वैक्सीन लेते हैं, ओके, जिससे वो क्या करे, कंट्रोल कर सके, क्योंकि ये कभी ठीक ना होने वाली बीमारी है। अगर एक बार मनुष्य को डायबिटीज हो गया तो कभी नहीं ठीक होता है, उसकी मेडिसिन नहीं है, उसमें हम लोग थोड़ी नियमित कंट्रोल या फिर बोल सकते हैं थोड़ी परहेज करके उसको ठीक किया जा सकता है। हमारे बॉडी में भी पाया जाता है इंसुलिन। ये बोल रहा है कि डॉग के हम लोग ये कहां से निकालते हैं, हम लोग डॉग के अग्नाशयी जो पैंक्रियाटिक है सेल, वहां से निकाला है इंसुलिन को, शुद्ध मतलब निकाला गया। और इसमें क्या किया कि इंसुलिन द्वारा मानव में जो ह्यूमंस है, उनमें जो डायबिटीज के पेशेंट थे, उनके रोग को ठीक किया जा सकता है। बाद में मधुमेह की जो चिकित्सा के लिए प्रयुक्त इंसुलिन को काटे गए, ध्यान सुना, काटे गए सुअरों मवेशियों की अग्नाशय से भी निष्कर्षित करते। ध्यान सुना, सबके बॉडी में इंसुलिन पाया जाता है, ओके, सबके बॉडी में इंसुलिन पाया जाता है। तो निष्कर्षित मतलब निकाला गया, और इंसुलिन को 51 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती। ध्यान सुना, इंसुलिन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती थे, 51। और अमीनो एसिड क्या होते हैं मैंने पहले बता रखा था, जो जेनेटिक पढ़ा रही थी तभी बताया था, से मिलकर बनी होती है, जो क्या होती है, 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में व्यवस्थित भी होता है, ओके। इसके बाद है कि इनमें ए श्रृंखला में 21 अमीनो अम्ल होते हैं और
बी श्रृंखला में क्या होते हैं 30 अमीनो अम्ल होते हैं, मिला के पूरे क्या होते हैं 51 होते हैं। और जो आपस में क्या होते हैं किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। देखो तुमसे कभी कभी क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे भी क्वेरी होते हैं कि जो तुम्हारे इंसुलिन होता है उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर दूं कि जो तुम्हारा एलिजा होता है, ओके, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर मैं पूछ दूं कि डीएनए में तुम्हारा कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ओके, क्योंकि हर एक चीज में क्या होती है बॉन्डिंग होती है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है डीएनए में, उसमें तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, तुम्हारा फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है, डाइसल्फाइड भी प्रेजेंट होता है। लेकिन एलिजा की अगर बात कर दूं, क्वेश्चन तुम्हारे में भी है, तो वो किस में होता है, तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब सहसंयोजक बंध जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, तुम ये मत सोचना कि बस बड़ा बड़ा क्वेश्चन, नहीं, सिलेबस सेम रहते हैं, क्वेश्चन उसको पूछने का तरीका भी अलग होता है। तुमसे पूछ दे कि तुम्हारा मान लो कि इंसुलिन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन ऐसे क्वेरी होते तुम्हारे कि तुम्हारे इंसुलिन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डीएनए में कौन सी बॉन्ड पाया जाता है, या फिर एलिजा में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, या फिर सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, या फिर यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें होती हैं। ध्यान सुनना, जो तुम्हारे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया, ना प्लास्टिड, ना तो तुम्हारा किसी में पाया जाता है, ओके। हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ डीएनए आरएनए में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया वाले डीएनए में नहीं प्रेजेंट होता है, ना ही प्लास्टिड वाले डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ये सब, ओके। हाँ बिल्कुल, साझेदारी जिसको बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट तुम्हारा आता है जीन चिकित्सा क्या होता है, के द्वारा किसी बच्चे का भ्रूण, ध्यान सुनना, जीन चिकित्सा के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम लोग बताना अभी किसकी होती है, बताना, पीपीएलओ की, पीपीएलओ सर्च कर लेना, माइकोप्लाज्मा। ध्यान सुनना, जो तुम्हारे जीन चिकित्सा होते हैं ये क्या बोल रहा है कि द्वारा किसी बच्चे का भ्रूण में चिन्हित अनुवांशिक डिजीज, ध्यान सुना, मैं बोल रही थी कि तुम्हारा कल की क्लास में कि जो तुम्हारा जेनेटिक डिजीज होता है, जेनेटिक रोग होता है, वो क्या होता है, उसको भी हम लोग जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा के जरिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा सही कर सकते हैं। तो वही बोला कि अनुवांशिक रोग में जो हमारे जीन दोषों के सुधार के लिए, क्या बोल रहा है कि जीन दोषों के सुधार किया जाता है और रोग के उपचार हेतु व्यक्ति या भ्रूण की कोशिकाओं में सामान्य जीन को प्रविष्ट कराया जाता है, ओके, जिससे क्या होता है निष्क्रिय या दोषी मतलब डिफेक्टिव जीन को प्रतिस्थापित कर ठीक है, कर उसे हम लोग सामान्य क्रियात्मक जीन में क्या करते हैं, परिवर्तित कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, जीन चिकित्सा का प्रथम प्रयास किया गया। नेक्स्ट हमारा सन 1990 की बात कर रहा है। 1990 में 4 वर्षीय लड़की वो एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था, किसकी, जीन चिकित्सा का। ओके, इसका यूज किया गया था, उपयोग किया गया था। नेक्स्ट तुम्हारा बोला कि रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान के लिए पुनर्योगेश डीएनए प्रौद्योगिकी, ओके, और दूसरा तुम्हारा है पॉलीमरेज चैन श्रृंखला, और नेक्स्ट तुम्हारा है एलिजा जो मैंने जस्ट अभी बताया था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे तकनीक उपलब्ध है, और पीसीआर की सहायता से एचआईवी मतलब एड्स जिसकी जरूरत होता है, कैंसर की जानकारी हम लोग प्रारंभिक अवस्था में भी हम लोग प्राप्त। दो, अगर हम लोग बोले कि किसी को एड्स है, एचआईवी है या तो कैंसर है, सबसे जल्दी किससे प्राप्त हम लोग कर सकते, कैसे टेस्ट, तो एलिजा टेस्ट के जरिए, पीसीआर के जरिए, ओके, हम लोग डीएनए प्रौद्योगिकी इस सब के जरिए क्या होता है, बहुत जल्दी रोगों की पहचान कर सकते हैं। अगर टाइफाइड की बोल दे कि टाइफाइड की पहचान किससे करते हैं, तो विडॉल टेस्ट से, ओके, ध्यान रखना, टाइफाइड की पूछ दे उसकी पुष्टि सबसे पहले किससे कर सकते हैं, तो
विडॉल परीक्षण के द्वारा, विडॉल टेस्ट। हमारी हड्डी टूटती तो जाते ना एक्सरे करवाते, तभी पता चलता है ना कि हमारी हड्डी यहाँ से यहाँ टूट गई है। इसी तरह किसी को कैंसर वगैरह हो जाए, एड्स हो जाए, HIV हो जाए, तो इन सब के जरिए हम लोग बहुत जल्दी उसकी पहचान कर सकते हैं। इसी तरह मैं एक और बता दूं, हमारे टाइफाइड को हम लोग विडॉल परीक्षा के द्वारा जल्दी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पारजीनी जंतु। क्या बोल रहा है कि पारजीनी या जंतु जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त मतलब बाहरी जीन को उपस्थित होता है। ध्यान सुनना, मैंने बताया था पीसीआर का फुल फॉर्म आकांक्षा लिखा था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। हिंदी में होता है पॉलीमरेज चेन मतलब श्रृंखला अभिक्रिया। लिखा था आकांक्षा, ध्यान से देखा करिए, यहाँ पे आपका लिखा था पीसीआर का यही फुल फॉर्म होता है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या तो पॉलीमरेज, ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बाद तुम्हारा है कि एक बाहरी जीन मतलब बाहर से लिया गया हो जीन उपस्थित होता है जो स्वयं के लक्षणों को व्यक्त करता है और पारजीनी जंतु ये कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। तो पारजीनी चूहे, देखो तुम्हारा एग्जाम में थियरी नहीं लिखना है, ओके, थियरी नहीं लिखना, तो थियरी पे बहुत नहीं, मेन चीजों पर ध्यान देना कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। जितने हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं उस पर फोकस करना। नहीं समझ में आया तब जाके खोल के देख लेना कि हाँ मैम ने यहाँ पढ़ाया था, यहाँ मेरे से मिस्टेक हुआ है, ओके। तो ये चीजें ध्यान रखना। मैंने क्वेश्चन भी बता दिया कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जरूरी है कि तुम्हारा ये पूछेगा कि हाँ पारजीनी जंतु कौन कौन सा होता है, नहीं पूछ देगा कि तुम्हारा अगर तुम्हारा जीन है या फिर डीएनए में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, या तो तुम्हारा पिरिमिडीन और जो तुम्हारा प्यूरिन और पिरिमिडीन में सबसे बड़ा कौन होता है। तो प्यूरिन तुम्हारा बड़ा होता है, पिरिमिडीन की साइज छोटी होती है। नहीं, तुम्हारा प्यूरिन की साइज बड़ी होती है, पिरिमिडीन की साइज जो है छोटी होती है। तो ऐसे ऐसे तुम्हारे क्वेश्चंस पूछ देगा, ओके। नेक्स्ट तुम्हारा है पारजीनी जंतु के प्रयोग में अनेक विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। जैसे पारजीनी जीवों की बात करें, जीवों में आनुवंशिक रूपांतरण, वो परितंत्र में संविष्ट या फिर समविष्ट होता है। ओके, सन्निविष्ट कराने पर ठीक है अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। जो भारत सरकार ने एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, ध्यान सुना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जिसको बोलते हैं ठीक है GEAC का गठन भी किया, जो अनुवांशिक रूपांतर अनुसंधान से क्या है संबंधित कार्यों को वैधानिकता, वैलिडिटी तथा जीएम जेनेटिक मॉडिफाइड जीवों को वैश्विक उपयोग मतलब बहुत औद्योगिक क्षेत्र पे संगठित का निर्णय लेती है, ओके। संबंधित का निर्णय लेती है। ओके प्रीति बता देंगे, मैंने वैसे बता दिया आपका कौन कौन सा बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। आज हमारी आखिरी राजेश्वरी, ठीक है, आज के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा है सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा में खोज करता है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा जो इसमें इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनना, पेटेंट किसको कहते हैं, तो जो हमारा जो कोई खोज है, ध्यान सुनना, किसी हमारा कोई चीज होता है, देखो उसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जो हमारी सरकार है कि किसी चीज को जेनेटिक के द्वारा इसको अप्रूवल, कि मान लो हम लोग कोई चीज बना रहे हैं ना, मान लो बैगन बनाया, उसके जीन में परिवर्तन किया, लेकिन कोई कैसे मानेगा, कोई कंपनी अपना अप्रूवल देगा ना कि हाँ मैंने बनाया है, इसमें कोई टैग देगा ना कि नहीं ये मेरी सामान है, मार्केट में आना चाहिए ना। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, एक गठन किया, एक संस्था बनाया कि हाँ कौन सी संस्था बनाया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी की, कोई जीन के जरिए कोई भी उसके जीन में चेंजेस होगा, बदलाव होगा, हेरफेर होगा, तो ये कमेटी संभालेगी, ओके। नहीं तो कोई भी कुछ भी बना दे,
ओके। तो इसके लिए भी क्या होती है, हमारी दुनिया तो बहुत बड़ी है, बहुत सारे बात करें फ्रॉड वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन ये सबका क्या करें, जनता को अच्छी चीजें देनी है। इसके लिए सरकार ने क्या किया, कमेटी बना दिया कि ये सब की जो भी, अगर इस पे कोई भी वैज्ञानिक वगैरह अपना रिसर्च कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है, तो वो क्या करे, इसका क्या करें, इसका अप्रूवल या फिर इसकी देखभाल कि हाँ ये काम सही से हो रहा है कि नहीं, ये जो बन रहा है वो सही है कि नहीं, ये सब की देखभाल क्या है, उसके लिए सरकार तो होनी चाहिए ना, एक कमेटी होनी चाहिए कि हाँ ये काम हो रहा है, कि इसके लिए कौन सा देख रेख है। तो इसके लिए कमेटी का गठन किया गया, कौन सा, उसका नाम क्या है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, या तो उसको आनुवंशिकता बोलते हैं। ओके, जो आनुवंशिकता रूपांतर, ध्यान सुना भी, पेटेंट किसको कहते हैं, तो हम कोई भी चीज अगर कुछ करवाते हैं तो सरकार द्वारा किसी वस्तु सेवा को खोजकर्ता को दिए जाने वाला यह अधिकार होता है। क्या होता है कि हाँ ये हमारा सामान है। जैसे मान लो हमने कुछ बनाया, तो हम सरकार से क्या करेंगे, ये अधिकार लेंगे कि हमारा सामान है, ये कोई और यूज ना कर सके। ओके, कोई और इसका गलत फायदा ना उठाए। तो इसके लिए हम लोग अपनी सामान का पेटेंट कराते हैं कि हाँ ये है, ये हमारे नाम से होना चाहिए, इसमें कोई और अपना नाम ना लगाए, अब कोई और क्या करे, इस प्रकार गलत यूज ना करे। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग पेटेंट कराते हैं अपना सामान। इसी में एक आता है तुम्हारा बायोपायरेसी। क्या आता है, बायोपायरेसी किसे कहते हैं, तो ये होती बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र, क्या बोला है कि नेशनल, से संबंधित लोगों के बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्ति भुगतान को, क्या लिख दिया है, जैव संसाधन। ओके, जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है, कि हाँ ये मेरे देश का सामान है, ये मेरे देश का सामान है, कोई बिना सरकार को टैक्स दिए बिना इसका गलत यूज ना कर सके। तो ये सब कुछ किसके अंतर्गत आता है, बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट तुम्हारा है जैव बंधु या फिर बायोवॉर कहते हैं इसको। ओके, जैव युद्ध या तो इसको बोलते हैं बायोवॉर। क्या होता है, तो शत्रु देश में मानवों, ओके, ह्यूमन, फसलों, जंतुओं के विरुद्ध अत्यधिक संक्रामक रोगजन को और उनके विषाणुओं, विषैले पदार्थों का जैव हथियारों के रूप में उपयोग करते। कैसे होता है, ध्यान सुनना। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, किसी देश से अनाज मंगा रहे, गेहूं मंगा रहे, तो हमारे क्या होते हैं, उस पर भी बहुत सारी चीजें होती है कि हाँ जो सामान हम मंगा रहे हैं उसमें कुछ और ना मिला के दे दे। ध्यान सुनना, बहुत बड़ी मैं बात बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान सुन लेना, थोड़ी सी 2 मिनट लगे। जैसे मान लो हम लोग ने क्या किया, इधर अमेरिका से ले लिया, ओके, अमेरिका से लिया, चीन से, और इधर तुम्हारा क्या है, इंडिया, भारत है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर तुम्हारा अमेरिका हो गया, इधर तुम्हारा चीन होगा, और हम लोग क्या करते हैं, सामान कुछ यहाँ पे सामान मंगवाते हैं। क्या मंगाते हैं, सामान मंगवाते हैं। तो हमको क्या करना, ध्यान रखना पड़ा था कि ये चीज पता होनी चाहिए, हाँ अगर गेहूं चावल कुछ भी हम लोग फसल वगैरह मंगा रहे हैं, ओके, कुछ भी चीजें मंगा रहे हैं, कुछ भी, तो उसके साथ कुछ और चीजें ना आ जाए। ओके, तो उसी के बारे में है, उसी के बारे में कि तुम्हारा क्या होता है, जैव युद्ध क्या होता है कि शत्रु देशों के मानवों, फसलों, जंतुओं विरुद्ध अत्यधिक संक्रामक रोगजन को एवं उनके विषाणु, विषैले पदार्थों, जैविक हथियारों के उपयोग के रूप में उपयोग करना, और इन कारकों को, विषाणु, जीवाणु, कवक को ऐसे विशेष पात्र में रखा जाता है कि जो इन्हें मिसाइल, ओके, एयरक्राफ्ट के द्वारा छोड़े जाने के दौरान सक्रिय आक्रामक अवस्था में रखता है। ओके, और जैव हथियार क्या होता है, कारकों को स्प्रे पाउडर के 2 सामान्य रूपों में रखा जाता है। और जैव हथियारों क्या कहते हैं, शक्तिशाली रोगजनक होते हैं। कौन कौन सा होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस, विब्रियो कोलोरी, स्मॉल पॉक्स, विषाणु, ठीक है, पास्चुरेला, यर्सीनिया पेस्टिस, बाटुलिनम टॉक्सी, ये सारी चीजें होती हैं। और ये तुम्हारी क्या आ जाएगी, आखिरी हो जाएगी, तुम्हारा क्या है, पूरा कंप्लीट हो गया। ओके,
कंप्लीट तुम्हारा सिलेबस हो गया। ध्यान सुनो, तो जय हथियार क्या होता है, प्राय क्या होता है, ये अदृश्य होते हैं और कम लागत वाले हथियार होते हैं जो पारंपरिक व रासायनिक हथियारों की तुलना में अधिक विनाश कर सकते हैं। और इनके विरुद्ध क्या होते हैं, प्रतीक्षा गैस की बात करें, मास्क, ठीक है, रेस्पिरेटर, रक्षात्मक आश्रय, वैक्सीन, प्रतिजैविक, विसंदूषीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, ओके, डीकनेक्ट कंटामिनेशन, ओके, डीकंटामिनेशन एवं संवेदनशील पहचान तंत्र, ये सब कुछ होता है कि ये सब कुछ क्या, अभी 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 क्वेश्चंस कर लो, अभी क्वेश्चंस कर लो आप लोग, ओके। इसमें कल क्वेश्चन बहुत सारा चीजें हो गई थी कल क्वेश्चन में ना, तो कल मैंने 12-13 क्वेश्चंस आपको करा रखे थे, तो वो सब मैं हटा देती हूँ यहाँ से, इस स्लाइड से, उसके आगे करते हैं। यहां से क्वेश्चन का आंसर देना, आराम से 20 मिनट में सारा क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं, हमारी क्लास हो जाती है आज हमारा एंड, ओके, आज हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हमारी सिलेबस कंप्लीट हुआ। तो आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि मैम कब सिलेबस कंप्लीट होगा, फाइनली हो गया। कोई बात नहीं प्रीति, मैं बता देती हूँ, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं लास्ट में आपको बता दूंगी कि क्या क्या चीजें मैंने आज पढ़ाया है, ओके। बट अभी क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बता दीजिए आप लोग, क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। नहीं, हम नहीं आएंगे, हमारे क्लासेस खत्म। आपकी दूसरी मैम करा देंगे। अभी पहले जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन का आंसर तो तुम लोग गजब हो, हद कर रखा है। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, ध्यान से पढ़ के दीजिए, ओके। दिया है, निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक के रूप में उपयोगी नहीं है, ओके। क्या बोल रहा है कि ये उपयोगी नहीं है, ओके। बैसिलस thuringiensis, एनावीना, नॉन स्टॉक राइजोबियम, तो इसका हो जाएगा बैसिलस thuringiensis। ध्यान सुनना, बोला है कि जैव उर्वरक की बात किया है, कौन दिया था सी आंसर, प्रीति। प्रीति क्या कर रही हो, बैसिलस thuringiensis हम लोग क्या है, स्वाइल बैक्टीरिया है ना, ये तुम्हारा क्या है, स्वाइल बैक्टीरिया है, इतनी दफा बताया, ऐसे ही तुम लोग गलती करते हो। अगला प्रश्न का जवाब दो, ट्रांसजेनिक पौधों, ठीक है, पौधा जिसमें फ्लेवर सेवर किस हेतु एक कृत्रिम जीन को निहित रखता है, इतना दूर दूर कर दिया है। फल परिपक्वन में विलंबन हेतु, लंबे जीवन काल के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए उपयोग, सभी। इसका आंसर देना, इसका आंसर उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन का आंसर देना, हीरुडीन है होडियम वैल्गेयर द्वारा उत्पादित एक प्रोटीन को लाइसिन में से भरपूर होती है। बी है गाशिपियम हिरस्टुअम, ठीक है, हिरसूटम से पृथक मतलब अलग किया गया एक विषाक्त अणु जो मनुष्य की उर्वरकता को कम करता है। सी है ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस, ध्यान सुना, अभी मैंने पढ़ाया था, से उत्पादित ऐसी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देती है। डी है अभियांत्रिकी द्वारा प्राप्त पार्जिनी इस्क्रेशिया कोलाई, ठीक है, इस्क्रेशिया कोलाई, या फिर इसको बोल सकते हैं ई कोलाई भी कहते हैं। बैक्टीरियम से उत्पन्न एक प्रतिजैविक है, इसका आंसर दीजिए।
तो ये है इसका ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस, जो उत्पादित ऐसी प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देती है। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। एक ट्रांसजेनिक फसल जो विकसित देशों में रतौंधी की समस्या का समाधान करने में मदद करती है। ओके, बीटी कपास, बासमती चावल, फ्लेवर सेवा, बीटी मक्का। तो ये क्या होती है? बासमती चावल। देखो इसमें क्या बोले कि जो तुम्हारा क्या है, विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। क्या हो रही है? विटामिन ए की मात्रा। और विटामिन ए क्या होता है? रतौंधी के रोग को नहीं होने देता है। तो थोड़ा दिमाग लगाना। तुम्हारा दो प्रकार का विटामिन होता है ना, पता है ना? एक तुम्हारा क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है, और एक तुम्हारा क्या होता है? फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल तुम्हारा क्या होता है? बीसी, मतलब तुम्हारा विटामिन बी और सी। और तुम्हारा फैट सॉल्युबल क्या होता है? डी होता है, ई होता है, ओके, के होता है, ए होता है। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। आकांक्षा सर से बोल दीजिएगा, ठीक है? सर से आप लोग बोल दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगी, बट अभी क्वेश्चन का जवाब दो यार। क्वेश्चन आपके मस्त क्वेश्चन है यार, तुम लोग हद मचा के रखे हो। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए कि हाँ क्या चीजें हैं और किससे रिलेट करती हैं। तो वाटर सॉल्युबल क्या होता है? विटामिन बी, सी होता है। फैट सॉल्युबल होता है विटामिन डी, ई, के, ए। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका कि निम्न में से कौन सा सूत्रकृमि तंबाकू के पौधों की जड़ों, ध्यान सुनना, अभी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, जड़ों को हानि पहुंचाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंसियम, राइजोबियम लेग्यूमिसेरम, ठीक है, मेलोइडोगाइना इंकुग्नेटा या फिर टीनिया सोलियम। तो क्या होता है इसका? ये मैंने बताया था आपको, मेलोइडोगाइन इग्नोटा, इनकोग्निटा, ओके। अभी पढ़ लो आकांक्षा, पढ़ लो। अभी तो पढ़ा ही रही हूँ यार, अभी आपके पास ही हो, बता रही थी सिलेबस कंप्लीट हो गया। तुम लोग आ जाना इंस्टाग्राम पे, मिस मत करना फालतू में। चलो, मुझे हिचकियां बहुत आने लगेगी, इसलिए मिस मत करना। कितनी हिचकियां लूंगी? हाँ, कह रही है हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे, हाथ मचा रखा है। देखना, ये क्या बोला कि भारत में प्रथम अनुवांशिक रूपांतरित पौधा को वैश्विक रूप से प्रस्तुत किया गया था। किसको? बासमती चावल, फ्लेवर सेवर, बीटी बैगन, बीटी कपास। तो क्या होता है ये? बीटी कपास। ध्यान सुनना, बीटी कपास। अभी पढ़ लो प्रीति, पढ़ लो, हम हैं। अगला है बीटी कपास, कुछ लक्षण क्या है? लंबे तंतु और एफिडस के प्रति प्रतिरोधी, मध्य उत्पादक, लंबे रेशे और भृंग पीड़कों, बीटल पीड्स के प्रति प्रतिरोधी, अधिक उत्पादन तथा जीव विष, प्रोटीन के, ओके, प्रोटीन के रवों का उत्पादन जो डिप्टेरॉन पीड़कों को मारते हैं, अधिक उत्पादन और गोलक सलभ कृमि के प्रति प्रतिरोधी। इसका हो जाएगा, यही होता है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। अधिक उत्पादन और गोलक सलभ कृमि के प्रति ये क्या होते हैं? प्रतिरोधी होते हैं, मतलब ये इसके प्रति रेजिस्टेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा डीएनए अंगुली छाप, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहा है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, फिंगरप्रिंटिंग। क्या बोल रहा है कि डीएनए प्रतिदर्शों की प्रोफाइल का आणविक विश्लेषण है और इनप्रिंटिंग डिवाइस का उपयोग कर डीएनए प्रतिदर्शों का विश्लेषण
और डीएनए के विभिन्न प्रतिदर्शों के रासायनिक विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त तकनीक। डी है लोगों की अंगुली छापों की पहचान में प्रयुक्त तकनीक। इसका आंसर बताना। ठीक है, बता देंगे प्रीति। आपका देखो 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में एग्जाम है, तो आपका मुझे जहां तक लगता है कि आपका 27, 28, 29 तक आ जा, अरे नहीं यार, हाँ 18, 19, 20 तक आ जाना चाहिए। ओके 18, 19, 20 तक आपका आ जाए। जैसे जैसे एग्जाम होगा वैसे वैसे आपका एडमिट कार्ड आता रहेगा। जाना है ना खंज, इसलिए देखो चेक कर लेना, ध्यान से सुनो, 17, 18, 19 तक चेक कर लेना अपना एडमिट कार्ड, सबके सब चेक कर लेना। ओके, और बिल्कुल ध्यान से देखना कहाँ कहाँ पे कैसे है, क्या क्या उस पर लिखा है, इंस्ट्रक्शन क्या क्या रखा है उस पर, निर्देश जिसको बोलते हैं। अच्छे से पढ़ के अच्छे से जाना, आप लोग को बेस्ट लग, ठीक है, आप बेस्ट करके आओगे यार। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, अच्छे से एग्जाम देके आना अपना। लेकिन अभी क्वेश्चन का जवाब दे दो आप लोग। ओके, अभी क्वेश्चन का जवाब दे लो। तो इसका क्या हो जाएगा, डीएनए प्रतिदर्शों की प्रोफाइल का आणविक विश्लेषण करता है। अंगुली छापों के प्रयुक्त तकनीक नहीं, बल्कि क्या करता है, ये आणविक विश्लेषण करता है, फिंगरप्रिंटिंग जो उसका होता है। अगला प्रश्न है आपका, एक रोग का आरंभन अवस्था के निम्न द्वारा पता लगाया जा सकता, किसका, पीसीआर, जीन चिकित्सा, पुनर्योगिक तकनीक और एलिजा। इसका तो मुझे जहां तक सबके सब बता देना चाहिए। राजेश्वरी आप एमपी बोर्ड के हो गया। राजेश्वरी मैम एक बात बताओ, हमारे तो अभी तक 12 का रिजल्ट नहीं आया है। चलो अगला प्रश्न देखना, एक क्लोन में डीएनए का पता लगाने की तकनीक, ओके, तकनीक है क्या, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीआर, जे इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी। इसका जवाब दीजिएगा। करवा दूंगी राजेश्वरी, टेंशन मतलब करवा दूंगी। ओके अच्छा राजेश्वरी, अच्छा हाँ आप राजस्थान बोर्ड के, हाँ मैंने आपका स्टेटस देखा था राजेश्वरी, आपने लगाया था ना कहीं घूम रहे तो वहां पर लिखा था राजस्थान। आप प्रीति टेंशन मत लो यार, देखो वहां पे कुछ नहीं करना होता है, एग्जाम कंप्यूटर आपके रहेगा, सारे टीचर मैम वहां पे बहुत सारे रहते हैं, आपको कुछ भी नहीं आएगा तो बता देंगे कि हाँ इसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। ओके, तुम लोग ये बिल्कुल मत डरना कि हाँ कंप्यूटर से देना है, पहली बार एग्जाम देंगे, ऐसा कोई टेंशन मत लेके जाना, बिल्कुल यार फ्रेंडली जाना, मस्त जाना, अच्छे से खा पी के जाना, बढ़िया जाना, बिना टेंशन के एग्जाम दे के आना। ओके देखो प्रीति टेंशन मत लो यार, किसी को कुछ याद नहीं रहता है, बस हाँ एक ही चीज है कि जितना पढ़ाया अब क्या करना, सिर्फ क्वेश्चंस वगैरह रिवीजन करना बढ़िया सा, जो चीजें ना समझ में आए कि क्या कह रहा है उसको देख लेना क्या है। मेरे में इन लोग का राजेश्वरी का नंबर सेव है ना, मैंने देखा था उसका स्टेटस राजस्थान से। चलना इसका आंसर देना। इसका जगह ऑटो रेडियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकल सूत्री डीएनए या तो आरएनए को विकिरण सक्रिय अणु से नामांकित करते हैं जिनका उपयोग निम्न उत्परिवर्तन जीन का पता लगाते हैं, कौन सा, आरएनए आई मतलब आरएनए इंटरफेरेज प्रोप्लाज्मिड प्राइमर।
कोई बात नहीं प्रीति, वो सर लोग बता देंगे यार, कुछ मत टेंशन लो, एक ही में होता है, एक ही दिन तीनों सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तुम्हारे एडमिट कार्ड में लिखा होगा, इतनी टेंशन क्यों लिए जा रहे तुम लोग यार। ये पहले आंसर तो बता देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रोब हो जाएगा। नेक्स्ट बार, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलीन का विक्रय आरंभन कर दिया था? एली लिली, जेनेटेक, ठीक है, एली लिली, जेनेटेक, EGAC, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा? एली लिली। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर पढ़ो ना पढ़ो, मुझे कंप्यूटर थोड़ी पढ़ना है, वहां पे टिक कर रहा है बस। अभी पढ़ो, याद बाद में करना, लड़की हो क्या, रोए जा रहे तुम लोग, हाथी मचा रखा है। ये देखना, जीन चिकित्सा निम्न में से संबंधित है किसमें? नवजात में आनुवंशिक रोगों के लिए पूर्व चिकित्सीय परीक्षण से, आनुवंशिक दोष उत्पन्न होने वाली बीमारियों के उपचार से, आरएनए डीएनए तकनीक उपयोग आनुवंशिक अभिक्रिया में करने से, कैंसर के उपचार में इन विट्रो स्टेम कोशिकाओं के उपयोग से। फटाफट आंसर दे दो। इसका हो जाएगा तुम्हारा बी। अगला, जीन चिकित्सा का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? फटाफट करना। तो इसका उदाहरण है एडेनोसिन डीएमिनेज के लिए जीन उन रोगियों में प्रविष्ट करते जो क्या होते हैं? SCID से पीड़ित है। थोड़ा स्पीड बढ़ा के करना, बहुत क्वेश्चन है यार। ठीक है, मानो इंसुलिन, मानो इंसुलिन, यहाँ पे मानो लिखा है। मानव इंसुलिन का व्यावसायिक उत्पादन किसकी पारजीनी जाति से किया जा रहा है? माइक्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, सैक्रोमाइसिस या फिर स्क्रेशिया? क्या हो जाए इसका? स्क्रेशिया कोलाई। अगला है, वह मानव प्रोटीन जो ट्रांसजेनिक, प्रोटीन जो ट्रांसजेनिक जंतुओं से प्राप्त होती है और जिसका उपयोग एंफीसीसा, ओके, एंफीसीसा उपचार में होता है। कौन सा? अल्फा लैक्टोल्यूबिन, थायरॉक्सिन 1, ठीक है, A1 एंटीट्रिप्सिन, इंसुलिन। इसका जवाब देना। इसका हो जाएगा यही A1 एंटीट्रिप्सिन। फटाफट थोड़ा जवाब दीजिए आप लोग ना, क्योंकि मेरी जस्ट अभी एक क्लास है, अभी आपके 10-15 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ट्रांसजेनिक जंतुओं का लाभ नहीं है? इसका हो जाएगा आपका बीमारी की आरंभिक अवस्था में पहचान। मत याद करिए प्रीति, बस रिवीजन कर लिया करिए अच्छे से। वह संगठन जो क्या करता है? जीएम शोध की वैधानिकता तथा जन सेवा के लिए जीएम जीवों के प्रयोग के बारे में सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेता है। कौन? जेनेटिक इंजरी अप्रूवल कमेटी, ओके, जीनोम एनवायरमेंट एक्शन कमेटी, जेनेटिक एनवायरमेंट अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक। इसका मैंने अभी नाम बताया था, आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए।
इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ओके, अगला प्रश्न। अरे यार तुम लोग क्वेश्चन का जवाब दो, नहीं क्लास एंड कर दूंगी, पक्का बता रही हूँ। बहुराष्ट्रीय संसार में हमारी क्रियाओं को नियमित करने के लिए बनाए गए नियम कहलाते संसाधन, बायोपायरेसी, ठीक है, पेटेंटिंग, या फिर बायो फोर्टिफिकेशन। तो ये होगा तुम्हारा बायोपायरेसी। अगला है जैविक संसार में हमारी क्रियाओं को नियमित करने के लिए बनाए गए नियम कहलाते हैं बायो एथिक्स, जैव विद्युत, ठीक है, एक्वास, या फिर बायोपायरेसी। ये क्या होते तुम्हारे बायो एथिक्स। अगला तुम्हारा निम्न में से किसे वृहद एक्वास सोसाइटी में अंतर्गत रखा गया है? ट्रिटिकम, ओराइजा, पाइसा सेटाइवम, या फिर ब्रासिका। इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा बी वाला आंसर, ओराइजा। अगला नेक्स्ट प्रश्न तुम्हारा, यूएसए कंपनी द्वारा चावल की किस किस्म का पेटेंट कराया गया और यद्यपि इसकी भारत में अनेक किस्में पाई जाती है? किसका? साबरमती सोनारा, CO 667, बासमती, लार्मा रोजो। तो ये तुम्हारा होता है बासमती का। इंडिया में बहुत सारी वेराइटी इसकी। अगला है तुम्हारा, निम्न में से किस चरण को भारत सरकार ने पेटेंट की शर्तों की आवश्यकता है जो दूसरे आपातकालीन प्रावधानों के लिए शामिल किया गया है? बायोपायरेसी एक्ट, इंडियन पेटेंट बिल, ETI एक्ट, ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये तुम्हारा होता है इंडियन पेटेंट बिल के द्वारा। स्पीड में थोड़े आंसर का जवाब दो। अगला तुम्हारा GAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का पूर्ण रूप है, जो मैंने पहले ही बता दिया। ओके, इजी है। ओके रंजय, इसका बताना क्या है? अल्फा। ये तुम्हारा ए नहीं है यार, ये अल्फा है ना, एक जगह और लिखा था, इसको अल्फा बना लेना। एक जगह और लिखा था, इसको अल्फा बना लेना तुम लोग, मैं पहले ही बना दे रही हूँ। ये जो यहाँ पे भी ना, ये तुम्हारा अल्फा है। ओके, अल्फा है वो। अल्फा ये क्या होता है? तो ये तुम्हारा क्या है? एम्फीसीसा के उपचार में प्रयोग होता है, एम्फीसीसा। अगला तुम्हारा शरीर में एडीए के उत्पादन का स्थल है। एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट, रक्त प्लाज्मा, ओस्टियोसाइट्स। तो ये तुम्हारा क्या होता है? लिम्फोसाइट्स। नहीं मुनीष, मेरी जस्ट अभी क्लास है, ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन से मैं करा देती हूँ, आप क्या कर लीजिएगा बाद में इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ नंबर काफी ज्यादा है। मेरी जस्ट क्लास है, 4 बजे से मेरी एप्लीकेशन पे क्लासेस होती है, तो मैं अभी तुरंत क्लास लेने स्टार्ट कर दूंगी। तो मैं 4-5 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड में पढ़ा रही हूँ, बस थोड़ी सी आज के लिए। ओके मुनीश। अगला है प्रॉक जीव विष क्या होता है? एक आद्य जीव विष होता है, एक विकृत जीव विष होता है, प्रोटोजोआ द्वारा उत्पादित जीव विष होता है, फिर निष्क्रिय जीव विष होता है। इसका बताइए आप सभी लोग। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय जीव विष होता है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, बासवा सूर्यजेंसिस के जीव विष का क्रियाशीलता का प्रेरक है, क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर आहार नाल का क्षारीय पीएच। हाय, चलो अच्छा स्लो पढ़ा देती हूँ, 2 मिनट स्लो पढ़ा देती हूँ। RNA में निम्न का उपयोग कर जीन साइलेशिंग होती है, किसकी? किसकी होती है? तुम्हारे DS RNA की। ओके, डबल स्टैंडर्ड RNA की। ये तो तुम्हारा यस लिखा है, DS लिखा है, इसका मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, ओके,
सिंगल स्टैंडर्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? तो ये कंफ्यूज मत होना, यस यस का मतलब डीएस का मतलब। लास्ट क्वेश्चन है, जीन साइलेंशन को प्राप्त किया जा सकता है किससे? केवल आरएनए आई, केवल एंटीसेंस आरएनए, या फिर किसके द्वारा? बताइए, इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये होता है आरएनए आई और एंटीसेंस आरएनए दोनों के द्वारा। देन हमारी क्लासेस आज यहीं पे एंड होती है। हाँ, जीवो में जरा, ये मेरा चैप्टर नहीं है आकांक्षा, ये हमने नहीं पढ़ाया था, ये आपकी दूसरी मैम पढ़ाई थी। नहीं, वो जब डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए जब वहां पर मिक्सअप होता है तभी होता है वो। चलिए फिर क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं आपको। नहीं मिलना है, खत्म मेरी क्लासेस। ओके, वैसे आप लोग बहुत अच्छे थे। चलो फिर क्लास एंड करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है मस्त पढ़ाई करिएगा, अच्छे से पढ़ना यार, एग्जाम अच्छे से मस्त बिल्कुल माइंड फ्री होके देखे आना। और हमारा साथ मतलब क्लासेस हमारी एंड है, सारे पीडीएफ डाल दीजिएगा मैम। डाल दूंगी मुनीश, बिल्कुल सब कुछ डाल दूंगी। फिर क्लास एंड करते हैं।